हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। माई सेल्फ रजत। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने अपना नाइलेट का जो साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम है, जो भी 5 दिसंबर को हुआ था, तो उसका जो नॉन टेक पार्ट है वो कैसे अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो इसका आंसर की भी आ चुका है, तो आप चेक कर सकते हैं। और टोटल 42 क्वेश्चन थे नॉन टेक में, तो उसमें से ऑलमोस्ट मैंने 38 अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन गलत रॉन्ग हुआ मेरा। ठीक है, तो देखते हैं अभी वन बाय वन। तो जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, ये एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, फिर कॉमन डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज 4 स्टूडेंट्स दीक्षा, श्रेया, तन्वी, आकृति। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है, कोई भी आप ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हो तो पेंसिल इरेजर जरूर लेके जाए, क्योंकि कैलकुलेशन आप पेंसिल से करो। ठीक है, क्योंकि जगह लिमिटेड है, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी शीट। ठीक है, आपको आसपास अटेम्प्ट करना है पेपर, या फिर आपको लास्ट के 2 या 3 पेज ब्लैंक मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम पेन से करेंगे तो जगह अगर भर गई, ठीक है, अपने को स्पेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज का जरूर ध्यान रखना कि पेंसिल और इरेजर जरूर लेके जाओ। जो क्वेश्चन बन जाए, जिसका पता चल जाए कि 100% आंसर आ चुका है, सही है, तो उसको रब कर दो कैलकुलेशन को। ठीक है, तो बात करते हैं इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज 4 स्टूडेंट्स दीक्षा, श्रेया, तन्वी, आकृति एग्जिबिट ए वेरी स्टेन मिक्स ऑफ हॉबीज एंड सब्जेक्ट इंटरेस्ट। ठीक है, one of them studies computer science and plays golf and lawn tennis. Diksha and Shreya studies mechanical engineering. Diksha plays billiards. Both the mechanical engineering students play chess. Tanvi is a student of physics. The physics student plays chess and badminton. All the friends play 2 games each and study one subject. ठीक है, तो अभी देखो क्या करना है कि जैसे दीक्षा, श्रेया, तन्वी, आकृति, अब अगर देखोगे सबके इनिशियल अलग अलग है ना, तो हम पूरा नाम लिखने की जगह ओनली ऐसे लिख लेते हैं, डी, दीक्षा, श्रेया, तन्वी, आकृति, है ना। बार बार हम पूरा नाम लिखेंगे तो हमें दिक्कत होगी। ठीक है, ताकि एक शॉर्टकट जैसा हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं इनका, एक तो ये एक सब्जेक्ट पढ़ रही हैं, ठीक है, और 2 स्पोर्ट्स खेलती हैं। ठीक है, पहले नाम लिख लिया, अभी वन बाय वन स्टेटमेंट लिखते हैं। वन ऑफ देम इज स्टडी कंप्यूटर साइंस, कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ती है और प्लेस गोल्फ एंड लॉन टेनिस। ये नीचे लिख लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस जो पढ़ रही है वो क्या खेलती है, गोल्फ और लॉन टेनिस। ठीक है, और सेकंड लाइन है दीक्षा एंड श्रेया स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, दीक्षा और श्रेया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, एम ई लिख देता हूँ उसको। फिर उन्होंने क्या लिखा है, दीक्षा प्लेस बिलियर्ड्स। ठीक है, ये डायरेक्ट दे दिया, यहाँ पे बिलियर्ड्स लिख देता हूँ। उसके बाद लिखा है इन्होंने बोथ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स प्लेस चेस। बोथ मतलब दीक्षा और श्रेया ये चेस भी खेलती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया इन्होंने, तन्वी स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। तन्वी जो है फिजिक्स की स्टूडेंट है। ठीक है, तो अभी जो आकृति है एक ही बची, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यहां से पता चल गया कि आकृति कंप्यूटर साइंस, और आकृति क्या खेलती है, गोल्फ और लॉन टेनिस। ठीक है, और इसके बाद क्या है, द फिजिक्स स्टूडेंट प्ले चेस एंड बैडमिंटन। तो बस फिजिक्स स्टूडेंट कौन है, तन्वी, तो ये चेस एंड बैडमिंटन खेलती है। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा हो गया। हमारा बचा है ओनली एक श्रेया का स्पोर्ट बचा है। ऑल द फ्रेंड्स प्ले 2 गेम्स ईच एंड स्टडी 1 सब्जेक्ट ईच। वन ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो डज वेट ट्रेनिंग, है ना, वेट ट्रेनिंग। तो कौन बचा, श्रेया बची वेट ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि बाकी सबके 2 स्पोर्ट्स पूरे हो चुके हैं। वेट ट्रेनिंग। ठीक है, ये पूरा बन गया। अभी 3 क्वेश्चन हम इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हु डजंट प्ले चेस। दीक्षा चेस खेल रही है, श्रेया भी चेस खेल रही है, तन्वी भी चेस खेल रही है, आकृति चेस नहीं खेल रही। तुरंत
हाउ मेनी गेम्स आर प्लेड एंड सब्जेक्ट स्टडीड बाय ऑल 4 स्टूडेंट्स। अभी कितनी तरह की गेम्स खेली जा रही हैं अगर देखा जाए, बिलियर्ड्स 1, चेस 2, चेस फिर आ गया, वेट ट्रेनिंग 3, चेस फिर आ गया, बैडमिंटन 4, गोल्फ 5, लॉन टेनिस 6, 6 गेम खेले जा रहे हैं टोटल मिला के। ठीक है, और कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, एक फिजिक्स, एक चेस। ठीक है, 6 गेम खेल रहे हैं और 3 सब्जेक्ट में। अभी है कि हु स्टडीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्लेस बिलियर्ड्स, देख लो, मैकेनिकल इंजीनियर बिलियर्ड्स, वो दीक्षा। ठीक है, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला था डे बिफोर येस्टरडे इज 3 days आफ्टर सैटरडे, व्हाट डे इज टुडे। तो हम बना लेते हैं, 1 मिनट, टुडे लिख लिया मैंने, येस्टरडे। ठीक है, द डे बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे से पहले का दिन और उससे पहले का दिन, जो ये वाला दिन है, ठीक है, इज 3 days आफ्टर सैटरडे। सैटरडे के बाद तीसरा दिन जो आता है वो ये वाला दिन है, तो सैटरडे के बाद तीसरा दिन क्या आएगा, सैटरडे के बाद एक दिन बाद आता है संडे, 2 दिन बाद आएगा मंडे, फिर आएगा ट्यूसडे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ट्यूसडे है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा, आज क्या है, ये ट्यूसडे है, तो ये हो गया वेडनेसडे, येस्टरडे हो गया थर्सडे, और टुडे हो गया फ्राइडे। ठीक है, तो आंसर आ गया इसका फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये देखो, ये काफी सिंपल क्वेश्चन था बट मुझे काफी मतलब पजल हो गया, क्योंकि मैंने एग्जाम के उसमें कि मैंने बहुत एंड में क्वेश्चन किया है, जबकि हम करेंगे देखना बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखते हैं। जॉन्स हाउस इज 100 मीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज अंकल्स ऑफिस। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जॉन का जो घर है वो उसके अंकल के ऑफिस से नॉर्थ में है। तो एक मिनट, ये देखो, तो अगर ये जॉन के अंकल का ऑफिस है तो ये यहाँ पे जॉन का घर हो गया। ये अंकल का होम है, यूएच लिख दिया मैंने, अंकल होम, सॉरी अंकल ऑफिस, मैंने यही गलती करी थी, अंकल होम करी था, अंकल ऑफिस, अंकल के ऑफिस से जॉन का घर जो है नॉर्थ में है, जॉन हाउस। ठीक है, 100 मीटर, ये 100 मीटर है। उसके बाद बोलता है हिज अंकल्स हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर वेस्ट ऑफ हिज अंकल्स ऑफिस। अंकल के ऑफिस के वेस्ट साइड 200 मीटर उसका अंकल का घर भी है, तो इसका मतलब हो गया वेस्ट साइड ये। तो ये है 200 मीटर, ये है अंकल का होम। ठीक है, अंकल हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, वेस्ट साइड है। और कबीर इज फ्रेंड ऑफ जॉन, कबीर, एंड ही स्टेज 100 मीटर ईस्ट ऑफ जॉन्स हाउस। जॉन के घर से 100 मीटर ईस्ट में, मतलब ईस्ट हो गया ये इस साइड, कितना 100 मीटर, वहां क्या है, कबीर का घर है, यहाँ पे कबीर का होम, और ये 100 मीटर है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला उन्होंने, द ऑफिस ऑफ कबीर इज लोकेटेड 100 मीटर साउथ ऑफ हिज हाउस। कबीर का जो ऑफिस है उसके घर से 100 मीटर दूर है, किस साइड, साउथ साइड। ठीक है, ये है 100 मीटर, ये है कबीर का ऑफिस। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि हाउ फार हिज अंकल्स हाउस इज फ्रॉम कबीर ऑफिस। तो जॉन के अंकल के घर और कबीर के ऑफिस में डिस्टेंस क्या है, तो अपने को डायरेक्ट हमें ये फाइंड करना है।
ये डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस साफ साफ दिख रहा है। यहां तक क्या है, ये 200 मीटर है और ये 100 मीटर है, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, 300। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कि ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बोलता इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है। 493, जो 493 है उसको हम लिखते हैं फ्रेंडशिप बिग चैलेंज, ठीक है। और जो 961 है उसको हम लिखते हैं स्ट्रगल बिग एग्जाम, ठीक है। और 178 को लिखते हैं हम एग्जाम कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट। तो कॉन्फिडेंशियल में कौन सा कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट टू का देखें, 493 और 961, इसमें कॉमन 9 है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन देखो बिग, इसका ये मतलब है कि 9 जो है बिग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है 961 और 178 में कॉमन है 1, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन है फ्रेंडशिप बिग चैलेंज में और स्ट्रगल बिग एग्जाम में, सॉरी 961 जो है वो है स्ट्रगल बिग एग्जाम और 178 है एग्जाम कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट। तो इन दोनों में कॉमन है एग्जाम, ठीक है। इसका मतलब जो है जो 1 है वो एग्जाम को वो कर रहा है। तो कॉन्फिडेंशियल क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल 7 होगा या 8 होगा, ठीक है। 7 8 और कहीं कॉमन नहीं है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए कि 7 क्या है 8 क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए, कुछ भी हो सकता है 7 और 8, ठीक है। इन्होंने बोला है क्वेश्चन मार्क, तो सबसे पहले इससे अच्छा कि ABC लिख लो ताकि हम पता चले। अगर हम देखेंगे बी, फर्स्ट लेटर देते हैं BDF, मतलब BCDEF, एक लेटर छोड़ गया FEFGH, F के बाद G छोड़ा तो H आएगा, फर्स्ट लेटर H आएगा, वो तो सब में कॉमन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो है E डैश, E के बाद G, EFG, फिर एक लेटर छोड़ा हुआ EFGHI, H छोड़ा फिर I आ गया, IJ छोड़ा फिर K आएगा, K वाले कौन से हैं, B और D में बचे, ठीक है। फिर लिखते हैं ABCDE, देखो इसमें फिर एक छोड़ा, B छोड़ा C आ गया, C के बाद D छोड़ा E आ गया, E के बाद हम F छोड़ेंगे EFG, G आ जाएगा, ठीक है, B आंसर आएगा इसका। और बाकी हम देख सकते हैं GH एक छोड़ा I आ गया, IJK आ गया, K के JKL छोड़ा M आ गया, ठीक है। तो इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 128 61Y 64 63 S 32, इसमें अगर देखोगे 3 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखो 128, फिर 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, उसके बाद क्या आना चाहिए 4, क्योंकि हाफ हो रहा है, देखो 128 का हाफ, 64 का हाफ, 32 का हाफ, 16 का हाफ, 8 का हाफ, 4, ठीक है। मतलब D या C में से आंसर, ठीक है। और हम सेकंड को कंपेयर करें 61 63 65, मतलब ये टू का डिफरेंस है, 65 67 69 और 71 आना चाहिए, मतलब ये D, ठीक है। इससे कंप्लीट हो गया। और अगर लास्ट भी एक बार चेक करना है तो चेक कर लो कि Y के बाद S है, Y यहाँ पे है, उसके बाद S है, तो कितने का डिफरेंस बीच में, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 का वो है, 5 लेटर छोड़े हमने बीच में, S के बाद है N, इसका मतलब 1 2 3 4 लेटर छोड़े S के बाद N में, N के बाद J है, मतलब MLJ, 3 लेटर छोड़े तब J आया, J के बाद G कैसे आया, 2 लेटर छोड़े, I और H छोड़ा, G आ गया, G के बाद हमने ओनली एक लेटर छोड़ा होगा F, तो E आ गया, ठीक है। यहाँ पे E आया हुआ है, ठीक है। ये भी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था। 9th, तो ये 9 10 11 12 13, ये 5 क्वेश्चन है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सेम डेटा दिया हुआ है, तब देखो इन्होंने क्या बोला है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A training college has to conduct a refresher course for teachers of 7 different subjects
मैकेनिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम नवंबर 22 टू नवंबर 29। ठीक है, 7 सब्जेक्ट है और दिन अपने पास है 22 से लेकर 29, 8 दिन है। तो इन्होंने क्या क्या कंडीशन दी है, तो ये बोले हैं कोर्स शुड स्टार्ट विद साइकोलॉजी। ठीक है, कोर्स साइकोलॉजी से स्टार्ट होगा। और फिर क्या है, नवंबर 13 बीइंग संडे शुड बी हॉलीडे। ठीक है, तो 8 दिन थे उसमें से एक हॉलीडे है, उसको छोड़ देना, कुछ नहीं करना उस दिन। साइंस सब्जेक्ट शुड बी ऑन प्रीवियस डे ऑफ द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट आएगा इंजीनियरिंग से पहले। और कोर्स शुड एंड विद मैकेनिक्स। ठीक है, फिलोसफी शुड बी इमीडिएट आफ्टर हॉलीडे। देयर शुड बी a gap of 1 day between economics and engineering. There should be gap of 2 days between sociology and economics. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 22 से लेके 29 तक। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, 8 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी हम लाइन वाइज, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कोर्स स्टार्ट विद साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी। ठीक है, नवंबर 13 बीइंग संडे हॉलीडे। ठीक है, ये संडे है, संडे को छुट्टी, कुछ नहीं करेंगे। साइंस शुड बी ऑन प्रीवियस डे ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो ऐसा कर लेते हैं, साइंस लिख लेता हूँ मैं साइड में, साइंस आएगा पहले इंजीनियरिंग के। ठीक है, अभी इसमें फिट नहीं कर सकते हम अभी। और क्या है, कोर्स शुड एंड विद मैकेनिक्स। तो कोर्स का लास्ट डे क्या होगा, मैकेनिक्स, ये हमें पता चल गया। और फिलोसफी शुड बी इमीडिएट आफ्टर हॉलीडे, मतलब संडे के बाद जो मंडे आएगा उसमें फिलोसफी। ठीक है, उन्होंने बोला देयर इज वन शुड बी गैप ऑफ 1 डे बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग। एक दिन का गैप होना चाहिए इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ भी आ सकता है इकोनॉमिक्स, और एक दिन छोड़ के यहाँ भी आ सकता है। और उन्होंने बोला है कि लास्ट स्टेटमेंट है देयर शुड बी गैप ऑफ 2 डेज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो इसका मतलब अगर सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स यहाँ पे आएंगे दोनों, तो अगर दोनों में 2 दिन का गैप होना चाहिए तो यहाँ पे आएंगे। तो उसका सोशियोलॉजी यहाँ पे आ जाए, इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ जाए। ठीक है, जहाँ इकोनॉमिक्स यहाँ पे आए, सोशियोलॉजी यहाँ पे आए। ठीक है, तभी इन दोनों के बीच में एक गैप बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले लिखूँ यहाँ पे सोशियोलॉजी, ठीक है, देख चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इकोनॉमिक्स। तो फिर अपनी जो कंडीशन ये बनी है ओनली कि जो साइंस और इंजीनियरिंग यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि साइंस इंजीनियरिंग से पहले है। ठीक है, तो और जो इसमें क्या हो रहा है दिक्कत, कि हमारी ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स में गैप नहीं है। ठीक है, ये दिख रहा है, गैप नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, हमने ये गलत एज्यूम किया स्टार्टिंग में, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। तो इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स को ऊपर लिख देते हैं, सोशियोलॉजी को यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब चेक करते हैं कि सारा कुछ सही है। ये बोलता है कोर्स स्टार्ट शुड स्टार्ट विद साइकोलॉजी, सही है। नवंबर 13 हॉलीडे है, ये भी ठीक है। साइंस सब्जेक्ट शुड बी प्रीवियस डे ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस इंजीनियरिंग से पहले है, ये भी सही है। ठीक है, कोर्स शुड एंड विद मैकेनिक्स सब्जेक्ट, ये भी ठीक है। फिलोसफी शुड बी इमीडिएट आफ्टर हॉलीडे, ये भी ठीक है। और देयर शुड बी गैप ऑफ 1 डे बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग के बीच में एक दिन का गैप है, साइंस है, ये भी ठीक है। देयर शुड बी गैप ऑफ 2 डेज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स और सोशलिस्ट के बीच में 2 दिन का गैप है। तो अपना ये पूरा ठीक हो गया। अब आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन बहुत मतलब ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो, ये बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज गैप इज देयर बिटवीन साइंस एंड फिलोसफी। साइंस मतलब यहाँ और फिलोसफी के बीच में कितने दिन का गैप है, 1। ठीक है, विच सब्जेक्ट सक्सीड साइंस, साइंस के बाद कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, इंजीनियरिंग। देखो, ये तो ओनली इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है हमें, ये पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं थी। ये बोला है कि विच सब्जेक्ट प्रोसीड्स मैकेनिक्स, मैकेनिक्स से पहले कौन सा सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी। ठीक है,
और ये क्या है पूछ रहा है हमें, ये पूछ रहा है विच सब्जेक्ट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कौन सा सब्जेक्ट है। तो हमें पता है 23 का संडे है क्योंकि तो छुट्टी थी, कुछ नहीं किया। 24 का मंडे होगा, 25 का ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे का हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर बोलते हैं कि रिफ्रेशर कोर्स विल स्टार्ट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब ये तो इस डायरेक्ट स्टेटमेंट से आ रहा है, अगर हमारा ये नहीं भी हमने नहीं भी बनाया तब भी हमें पता है क्वेश्चन। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं 13 और 10, ये हम बिना ये कॉम्बिनेशन बनाए हम आंसर कर सकते हैं ओनली इसको पढ़ के, कि अगर हमारे पास टाइम भी नहीं है तभी हम ओनली पढ़ के ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी मतलब कह सकते हैं कि बाकी जो कॉमन क्वेश्चन उसमें थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें करेक्टर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है, एक फैमिली के बारे में बताया हुआ है। बोलता देयर आर 6 वुमेन्स इन फैमिली, शालिनी, दिव्या, रितु, रश्मि, निशा, रेणु। ठीक है, 12 मेंबर है टोटल, उसमें से 6 वुमेन है, इसका मतलब 6 मैन होंगे। 6 वुमेन है, शालिनी, दिव्या, इसको लिख लेते हैं अच्छे से, सिक्स जो वुमेन है वो है शालिनी, ठीक है, दिव्या, रितु, रश्मि, निशा और रेणु। ठीक है, और 6 मैन होंगे क्योंकि टोटल 12 लोग हैं। तो देर आर फ्यू मैरिड कपल्स इन द फैमिली, कुछ मैरिड हैं और नॉन ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन आर मैरिड। ठीक है, जो कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन है वो मैरिड नहीं है। सुनील इज मैरिड इनटू द फैमिली। ठीक है, सुनील की फैमिली में शादी हुई है, इस फैमिली में जिसकी बात कर रहे हैं। तो लिख लेते हैं आदमी कौन कौन है, सुनील है एक, तो फिर रोहन, महेश, जतिन हैव ए नेफ्यू दीपेश, तो रोहन हो गया, एक महेश, ठीक है, और जतिन, नेफ्यू है दीपेश, और कितने, एक मैन बचा और दीपेश, हु इज सन ऑफ रश्मि, रवि इज पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ निशा, एक रवि आ गया। ठीक है, तो हम एक फैमिली वो बना लेते हैं कि एक तो ये हो गए दादाजी वाली जनरेशन, एक ही हो गए मिडल में, एक ग्रैंड चिल्ड्रन ना। तो ये देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि रवि इज पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ निशा, मतलब रवि यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और निशा जो कि ग्रैंड फादर है। ठीक है, ठीक है, फिर क्या है, रवि इज पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ निशा, मतलब इसके निशा के पापा की साइड वो है, दादा है। रितु इज डॉटर इन लॉ ऑफ शालिनी, शालिनी की डॉटर इन लॉ है, रितु। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन मैरिड नहीं है। ठीक है, तो जो डॉटर इन लॉ होगी वो इसी उसमें होगी। तो इसका मतलब जो शालिनी है वो भी इसी उसमें आती है। ठीक है, डॉटर इन लॉ यही हो सकती है क्योंकि ग्रैंड चिल्ड्रन मैरिड नहीं है कोई भी। ठीक है, फिर क्या बोला ना, रेनू इज फर्स्ट कजन ऑफ दीपेश। ठीक है, रेनू इज फर्स्ट कजन ऑफ दीपेश, और शालिनी हैज ओनली 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, शालिनी के तीन ग्रैंड चिल्ड्रन है। और महेश हैज 2 ब्रदर्स एंड ओनली 1 सिस्टर रश्मि, महेश और जो है 2 ब्रदर है और एक सिस्टर रश्मि है, और सिस्टर इन लॉ दिव्या है। ठीक है, दीपेश इज ओनली अनमैरिड मैटरनल अंकल, दीपेश ओनली अनमैरिड मैटरनल अंकल, जतिन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सुनील। ठीक है, और रोहन इज पैटर्नल अंकल ऑफ निशा। ठीक है, रितु हैज 2 डॉटर्स वन ऑफ होम इज निशा, रितु की डॉटर है तो मतलब निशा यहाँ पे आएंगी। ठीक है, इसका ये मतलब है कि रितु की जो है डॉटर है निशा, और रितु के जो ससुर हैं वो है रवि। ठीक है, और अपने पास अगर देखा जाए स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ते हैं इसको, रोहन, महेश, जतिन हैव ए नेफ्यू दीपेश, तो दीपेश नेफ्यू है तो दीपेश ग्रैंड चिल्ड्रन में लिख दिया हमने, और रोहन, महेश, जतिन तीनों भाई हो गए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे।
और कौन हो गया, दीपेश हु इज सन ऑफ रश्मि, तो दीपेश रश्मि का बेटा है, तो वो भी उसमें आ गए जनरेशन में। और रवि इज पैटर्नल, हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए, 1 3 बचे हैं। कौन बचे, शालिनी हो गया, दिव्या, दिव्या के बारे में लिखा है महेश हैज 2 ब्रदर्स, महेश के 2 ब्रदर हैं, रोहन और जतिन, और 1 सिस्टर रश्मि, एक सिस्टर रश्मि है, और सिस्टर इन लॉ दिव्या, सिस्टर इन लॉ दिव्या मतलब भाभी, ठीक है। और कौन बचा है, दिव्या, दीपेश ओनली अनमैरिड अंकल, मैटरनल अंकल, जतिन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सुनील, और बचा है सुनील, सुनील भी इनकी फैमिली में शादी हुई है, मतलब सुनील इनके जीजा हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक बंदा बचा है अपने पास, शालिनी हो गया, दिव्या, रितु, रश्मि, निशा, रेनू, रेनू है, रेनू इज फर्स्ट कजन ऑफ दीपेश, तो रेनू भी यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से हमने जनरेशन लिखनी कि ये दादा वाली जनरेशन है, ठीक है, और ये मम्मी पापा वाली, ये बच्चों वाली, ठीक है, ग्रैंड। तो अभी इनके आपस में रिलेशन देखते हैं। सुनील जो है इनकी मैरिड में फैमिली में शादी हुई है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रवि और शालिनी होंगे हस्बैंड वाइफ, दादा दादी, ठीक है। और जो है सुनील की शादी हुई है फैमिली में, मतलब जो इसमें लेडी हैं सुनील, रश्मि जो है 1 सिस्टर, रश्मि इनकी सिस्टर है, महेश के 2 भाई हैं, महेश के 2 भाई कौन से बचे, रोहन और जतिन बचे, क्योंकि सुनील को तो जीजा है, ठीक है, महेश, रोहन और जतिन, ये तीनों हो गए ब्रदर, और इनकी सिस्टर होगी शालिनी, सॉरी 1 सिस्टर, महेश है 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर रश्मि, रश्मि इनकी बहन होगी, ठीक है, सिस्टर। और सुनील की शादी हुई है घर में, तो इसका मतलब सुनील जो है रश्मि के हस्बैंड है, ठीक है, यहां तक हम हो गए। इसके अलावा हम दोबारा पढ़ते हैं, रोहन महेश, जो जतिन है वो अनमैरिड है, दीपेश ओनली अनमैरिड मैटरनल अंकल, रोहन इज पैटर्नल अंकल ऑफ निशा, रोहन जो है, अब देखो रश्मि दोबारा पढ़ना पड़ेगा, काफी कॉम्प्लेक्स है। देयर आर फ्यू मैरिड कपल्स इन द फैमिली, नॉन ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, रोहन सुनील इज मैरिड टू फैमिली, ये भी हमने कर दिया। रोहन महेश जतिन हैव नेफ्यू दीपेश, रोहन रोहन जतिन महेश का नेफ्यू है दीपेश, इसका मतलब किसका बेटा हो गया, इन दोनों का, है ना, रश्मि का, क्योंकि वो नेफ्यू है, ठीक है। और दीपेश हो गया हु इज सन ऑफ रश्मि, हाँ ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट दिया। रवि इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ निशा, ठीक है, तो निशा जो है इनमें किसी की बेटी होगी, ताकि तभी दादा होंगे। रितु इज डॉटर इन लॉ ऑफ शालिनी, ठीक है, महेश या रोहन की वाइफ होगी, कि जतिन अनमेरिड है। रितु इज डॉटर ऑफ शिला। रेनू इज फर्स्ट कजन ऑफ दीपेश, रेनू दीपेश की फर्स्ट कजन होगी, मतलब महेश या रोहन की बेटी होगी। शालिनी हैज ओनली 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, वो भी हमने कर दिया। महेश हैज 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर रश्मि एंड सिस्टर इन लॉ दिव्या, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी, महेश की भाभी जो है दिव्या है, इसका मतलब रोहन और दिव्या की शादी हुई है, ठीक है। तो अभी महेश की वाइफ कौन बची, रोहन हो, वाइफ में रितु, रश्मि बहन है, दिव्या भाभी है, तो रितु बची, महेश की वाइफ है रितु, ठीक है। क्या बचा, दीपेश ओनली अनमैरिड अंकल जतिन, ठीक है, जतिन जो है ब्रदर इन लॉ ऑफ सुनील के, ठीक है। रोहन इज पैटर्नल अंकल ऑफ निशा, रोहन जो है पैटर्नल अंकल है निशा के, तो इसका मतलब जो है निशा जो है इसकी इनकी बेटी हो सकती है, क्योंकि जतिन तो अनमैरिड है, ठीक है, पापा की साइड से ये इसके अंकल है। तो और कौन बचा, रेनू बची, रेनू का क्या बारे में क्या लिखा हुआ है, रितु हैज 2 डॉटर्स, तो रेनू भी इनकी डॉटर होगी, ठीक है। तो आई थिंक कंप्लीट हो गया हमारा 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 सॉरी 10 11 12। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है इस पूरे पेपर में क्योंकि इसमें करेक्टर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अभी हम आंसर कर सकते हैं। ये बोलता है रश्मि इज डैश महेश की वाइफ, नहीं महेश वाइफ रितु है। रेनूस आंट, रेनू की आंटी मतलब रेनू की बुआ, ये पॉसिबल है। निशास मदर, ये भी पॉसिबल नहीं है। नन ऑफ दिस, तो ये आएगा। ठीक है, रेनू की बुआ है, मतलब पूरा फैमिली देखिए, रवि शालिनी हस्बैंड वाइफ है, उनके बेटे हैं महेश, रोहन, जतिन, रश्मि। ठीक है, उसमें से महेश की शादी हुई रितु से, रोहन की शादी हुई दिव्या से, जतिन अनमैरिड है, रश्मि की शादी हुई है सुनील से। ठीक है, उन दोनों का बेटा है दीपेश, और रेनू और निशा जो है महेश के रितु के बेटियां। तो ये बोला कितने मैरिड कपल है सेकंड जनरेशन, तो ये सेकंड जनरेशन ये होगी। इसमें एक मैरिड कपल महेश रितु हो गया, एक रोहन दिव्या होगी, जतिन अनमैरिड है, और एक रश्मि और सुनील, 3 हो गए। ठीक है, बाकी अगले पेज पे देखते हैं। उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैरिड कपल, मैरिड कपल कौन से हैं, इसको कॉपी करना पड़ेगा। नहीं हो रहा, आई थिंक खराब हो गया। चलो कोई ना, देखते हैं। इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैरिड कपल, रोहन रितु, शालिनी महेश, रेणु सुनील। रोहन और रितु मैरिड नहीं है, रोहन और दिव्या है। ठीक है, और इसके बाद दिया है इन्होंने शालिनी महेश नहीं है, शालिनी और रवि मैरिड है, और रेणु और सुनील नहीं, रेणु तो ग्रैंड चिल्ड्रन है। ठीक है, कौन बचा, महेश एंड रितु सही है। ठीक है, इसमें से फिर मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, दीपेश इज महेश सन, नहीं दीपेश जो है शालिनी का बेटा है। ठीक है, और रवि हैज 2 मैरिड चिल्ड्रन, नहीं रवि के 3 मैरिड चिल्ड्रन है। ठीक है, महेश, रोहन और रश्मि। एक है रवि इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ रेणु, हाँ ये ठीक है। ठीक है, ग्रैंडफादर है रेणु के पापा की साइड। और दीपेश जो है इसका महेश का बेटा है, नहीं रवि का ग्रैंडसन है, ये ठीक है। ठीक है, दीपेश जो है रवि की बेटी रश्मि का बेटा है। ठीक है, तो यही सबसे थोड़ा कह सकते हैं मुश्किल क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, नेक्स्ट मोस्टली इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं स्टेटमेंट वाले। तो ये जो है इसमें बोला हुआ है कि गिवन सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये बोलते हैं 11 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं A B C D E F G H I J K इन ए रो इन द क्लास फेसिंग द टीचर, एक रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो टीचर है, यहाँ सब बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला डी जो है हु इज इमीडिएट लेफ्ट टू F इज सेकंड टू द राइट ऑफ C, तो इसको बना लेते हैं हम। D जो है हु इज इमीडिएट लेफ्ट टू F, ये F है। ठीक है, यहाँ पे टीचर है, इस साइड फेस करके बैठे, तो F का जो लेफ्ट है ये हो गया यहाँ पे। D जो है F के लेफ्ट में बैठा है, और D जो है सेकंड है C के राइट से। ठीक है, यहाँ कुछ कोई बैठा होगा यहाँ पे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में ये कहती है। थर्ड स्टेटमेंट A इज सेकंड टू द राइट ऑफ E, A जो है E के राइट में ये होगा सेकंड टू द राइट। ठीक है, हु इज एट वन ऑफ द एंड, मतलब E एंड पे है, A इज सेकंड हु इज एट वन एंड। ठीक है, A is the second to right of E who is at end of one of the end, E एंड पे, E एक कॉर्नर पे। ठीक है, J is immediate neighbor of A and B, J जो है immediate neighbor है A and B का, तो इसका मतलब J यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ A का नेबर तो बन जाएगा बट यहाँ पे E का भी बन जाएगा, इसका मतलब J होगा यहाँ पे और B यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट के हिसाब से। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G मतलब यहाँ पे ऐसे बन गया, G का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड थर्ड ये बन गया।
फिर फिफ्थ स्टेटमेंट कहती है एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, एच है, इसका मतलब ये पोजीशन बची, यहाँ पे एच आ गया, और वो क्या है, थर्ड टू द राइट ऑफ आई, एच जो है वो थर्ड है राइट ऑफ आई, आई के राइट से थर्ड, मतलब यहां पे आएगा ऐसे, ठीक है, ये बन गया। तो अभी अगर हम कंबाइन करना चाहें तो अगर देखा जाए हमारे पास बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हो गए हैं, एक के बचा है, ठीक है, के को फिट करना, के को हम यहाँ फिट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ फिट कर सकते हैं, ठीक है, के तो अगर ध्यान से देखो ई एक साइड हो गया, ये वन साइड है, ठीक है, यहाँ खाली है, यहाँ ए है, यहाँ जे है, यहाँ बी है, यहाँ जी है, ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये ओनली आई यहाँ पे आ सकता है, आई अगर यहाँ पे आ जाएगा तब देखो वो सेम चीज बन गई, ठीक है, और एक बचा अपने पास वो के, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे बस अरेंजमेंट बन गया, ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सब चीज दी हुई थी, बस एक चीज हल्का सा उठा के एज्यूम करना था हल्का सा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स इज सिटिंग राइट टू द जी, जी के राइट में कौन बैठा है, सी एच डी एफ, सी एच डी एफ, ठीक है, और ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बोलता देयर आर 3 स्टूडेंट्स सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में 6 स्टूडेंट, सॉरी 3 स्टूडेंट बैठे हैं, डी कहाँ पे, डी ए है, जी ए है, नहीं 2 स्टूडेंट बैठे हैं तो ये गलत है, जी एंड सी आर नेबर सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ एच, जी और जो सी है ये इमीडिएट एच के राइट में है, गलत, एच के लेफ्ट में है ये, ठीक है, और बी इज सिटिंग बिटवीन जे एंड आई, जे और आई के बीच में बैठा बी, सही है, और फोर्थ भी देख लो, के इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, गलत, ए ई एंड ए के बीच में है क्या, ठीक है, हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो, मिडल में कौन बैठा है, 11 लोग हो गया तो 6 मिडल हो गया, ये ऐसे, ठीक है, मिडल कौन सा हो गया, आई, इधर साइड से भी 6, इस साइड से भी 6, ठीक है, हाँ तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये तो मैंने छेड़ा ही नहीं, हाँ, इसका आंसर डी है वैसे, ठीक है, द जज स्टैंडिंग इन द लीगल कम्युनिटी तो शेकन बाय फॉल्स एलिगेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग रिमेन अनसर्टेन, ठीक है, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ये वाला किया, ये बोलता है आभा कैन डू सम वर्क इन 10 days, ठीक है, आभा बिल्लू, ए बी सी लिख देते हैं, सही है, बिल्लू चिंटू, ठीक है, ए जो है कोई वर्क काम 10 दिन में कर लेता है, ठीक है, बिल्लू जो है उसी काम को 20 दिन में करेगा, ठीक है, चिंटू जो है उसको 40 दिन में करेगा, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्ट वर्किंग इन टर्न्स विद आभा स्टार्टिंग टू वर्क ऑन द फर्स्ट डे फॉलोड बाय बिल्लू ऑन द सेकंड डे एंड चिंटू ऑन द थर्ड डे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम करता है, तीसरे दिन चिंटू काम करता है, ठीक है, अगेन बाय आभा ऑन द फोर्थ डे, ठीक है, सो ऑन टिल द वर्क इज कंप्लीट फुली, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, तो अगर देखें ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है, तो इसका मतलब वो एक दिन में 1/10 काम कर देता होगा ए, उसी तरह जो बी है वो 20 दिन में काम करता है, तो एक दिन में वो 1/20 इतना काम कर देता होगा, सी जो है वो 1/40 एक दिन में इतना काम करता होगा, ठीक है, तो अगर हम देखें कि फर्स्ट डे पे ए ने काम किया, 1/10, ठीक है, फिर बी आ गया, बी ने फिर सेकंड डे काम किया 1/20 प्लस फिर सी आया, सी ने 1/40, ठीक है,
तो मतलब ऐसे ऐसे काम करते रिपीट चले जाते हैं। तो अगर हम देखें 3 दिन में इन्होंने मिला के कितना काम किया है, 44 प्लस 2 प्लस 1 7/40। ये तीनों ने 3 दिन में काम कर दिया। पहले दिन ए लगा, ठीक है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर सी, है ना। दोबारा फिर ए ने 1/10 काम किया, बी ने इतना काम किया, सी ने इतना, मतलब फिर उन्होंने पहले 3 दिन में इतना काम किया, 6 दिन में कितना काम किया होगा, 7/40, ये 3 दिन में किया, ये 6 दिन में किया, प्लस 7/40 ये 9 दिन में किया होगा, मतलब टोटल ऐड कर रहा हूँ, फिर 7/40 प्लस 7/40। तो यहाँ तक ध्यान रखो, बस यहाँ तक कि 15 दिन में चेक कर लो एक बार कितना काम हुआ है। 15 दिन में काम होगा, वो होगा 35/40, ठीक है। तो हमें 1 कंप्लीट करना, मतलब एक काम पूरा करना है। तो इसका मतलब देखो 15 दिन में ये काम हुआ, 16वें दिन क्या हुआ, 16वें दिन फिर ए आया, ए ने कितना काम किया, 35/40 काम तो हो चुका था, उसने काम किया 1/10, फिर कितना हो गया 39/40। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, 16 दिन में काम पूरा नहीं हुआ। 17 दिन में जब बी आएगा, बी काम करेगा अपना 1/20, तब जाके 41/40 उस दिन काम कंप्लीट होगा, है ना। कि 17वें दिन के बीच में ही आधे दिन में कुछ पूरा दिन नहीं लगेगा, थोड़े दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। 16 से ज्यादा नहीं लगेंगे, 17 से काम, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 17वां दिन तो हम आ ही जाएगा ना, ठीक है। तो इसको 17 दिन आ गया आंसर। एलसीएम क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ, ठीक है। जो एलसीएम है वो 45 टाइम्स है एचसीएफ के। जो एक नंबर है वो 125, ठीक है। 125 के मैं फैक्टर बना लेता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो और एचसीएफ और एलसीएम का सम जो है वो 1150 है, ठीक है। तो ये तो मैंने उससे किया है कि लाइक ऑप्शन सी, और कुछ मेरे दिमाग में आया नहीं। तो जैसे 275 देखा मैंने पहले, 275 को 5 इंटू 25, 25 एकम 25 पांजा 25 एकम 25 11, 25 इंटू 11 ये हो गया ना फर्स्ट। तो इसमें एलसीएम जो आएगा, एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 25, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20, ये सही किया मैंने 25, हाँ ठीक है। एचसीएफ 25 आ जाएगा, और एलसीएम जो आएगा 5 इंटू 5 25, 275, 275 आ जाएगा, नहीं आएगा, ये आएगा 125 इंटू 11, ठीक है। 125 5731, ठीक है। 1375 जो है एलसीएम आ गया, बट ये सही नहीं है, आई थिंक सही किया मैंने, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का सम जो है 1150 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही नहीं है। एक बार चेक कर लूँ ये सही किया मैंने कि नहीं। 5 इसी में कन्फ्यूजन है, बताओ। चलो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 215 को लिखता हूँ 5 इंटू 4, 43 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना, 5 से 15, 5 का 20, ठीक है। तो इसमें भी एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ आएगा 5, ठीक है। और एलसीएम जो आएगा, आई थिंक ये बनेगा नहीं मेरे हिसाब से। एलसीएम आएगा अपने पास 122 का, और इसका ये आएगा 125 इंटू 43, ठीक है। ये तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। 230 का देखेंगे अगर, ये आएगा 5 इंटू 46, मतलब 2 इंटू 23, ये भी आंसर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें भी एचसीएफ बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इतना सम नहीं बनेगा। तो यही ऑप्शन बचेगा, ठीक है। 225 आएगा 5
इंटू ये आएगा 25 इंटू 9 है ना, 5 इंटू 5 इंटू 9, ठीक है। एच सी एफ क्या आ गया, एच सी एफ आ गया 25, एलसीएम इसका आएगा एलसीएम आएगा 125 इंटू 9, ठीक है, 5 तो 25 11, ठीक है, यहां से बन रहा है, इन दोनों का सम है 1150, ठीक है। और ये 45 टाइम्स भी है, ये भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो डी आंसर बन गया। तो आई थिंक कोई इसका शॉर्ट मेथड भी होगा, ठीक है, मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, मैंने ऐसे ही किया। फिर इन्होंने बोला है कि 8 लेटर वर्ड्स है, कैन बी फॉर्म फ्रॉम लेटर ऑफ वर्ड कर्टेसी विद बिगिनिंग विद सी एंडिंग विद वाई, ठीक है। तो सी स्टार्टिंग में फिक्स रखना है, वाई एंड पे फिक्स रखना है। तो अपने पास लेटर बचे 1 2 3 4 5 6, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 6 लेटर्स को इधर उधर करके 6 फैक्टोरियल 720, ठीक है। ये बोलते हैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ क्यूबॉइड, वो रेशियो में 3 4 5 में, वॉल्यूम इतना है, स्मॉलेस्ट साइज की लेंथ क्या होगी, तो इसका मतलब लेंथ जो है 3x होगी, ब्रेड्थ 4x होगी, ये 5x हो सकती है ना, रेशियो में है। तो इनका वॉल्यूम जो होगा 3x इंटू 4x, मतलब ये होगा 3 इंटू 4 इंटू 5x क्यूब इज इक्वल टू 3840 है ना। तो x क्यूब आ गया 3840 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। 3 से कैंसिल 1 2 1280, 4 से कैंसिल 320, 5 से कैंसिल 6 4 64 है ना। कुछ गलत किया है, हाँ सॉरी, ठीक है। एक्स क्यूब जो आ गया वो आ गया 64, तो यहाँ से x आ जाएगा 4। तो स्मॉलेस्ट लेंथ क्या होगी 3x, 3x मीन्स 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि log x प्लस 3 प्लस log x प्लस 5 जो है log 35 है। तो देखो log जो है x प्लस 3, इसको log m प्लस log m, तो इसको मैं लिखता हूँ log m इंटू m। इसको ऐसे ऑप्शन से भी पुट कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया x प्लस 3 और x प्लस 5 जो है वो किसके इक्वल आ गया 35 के। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 जो है वो आ गया 35 के। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 आ गया 0 के इक्वल, ये फैक्टर बन गया 8 10 x प्लस 10 x माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 और माइनस 10, ठीक है। तो 2 इसमें है, माइनस 10 क्यों नहीं है, क्योंकि फिर लोग माइनस 7 हो जाएगा, लोग माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो अच्छा है कि माइनस 10 दिया भी नहीं हुआ, अगर दिया होता तब भी हम 2 सेलेक्ट करते, ठीक है। इन्होंने बोला है कि a certain sum of money amount to 6600 in 4 years at a certain rate percent simple interest। कोई रकम है जो 4 साल बाद 6600 हो जाती है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किसी सिंपल इंटरेस्ट पे। बोलता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 25% बढ़ा दें, है ना, तो जो सम हो जाएगा वो 7000 हो जाएगा। तो वो सम क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है, तो इसको पहले रब कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब ठीक है, सिंपल है, बट इसमें मेरे को काफी एफर्ट लगा, पता नहीं क्यों, बट आ गया फाइनल एंड में। तो प्रिंसिपल मैं मानता हूँ x और स्टार्टिंग में मानता हूँ अपना जो रेट है वो y% है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो इंटरेस्ट आएगा, पहले केस में बात कर रहा हूँ कि 6600 टोटल बना, तो इस केस में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आ गया 6600 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल इनटू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम 4 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू बना 6600 माइनस एक्स, ठीक है। देखते हैं, ये फर्स्ट केस में हो गया। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि वो x
और 25% से रेट इंक्रीज कर दिया, मतलब 1.25y हो गया, और उस टाइम पे वो रकम बनी 7000, इसका मतलब इंटरेस्ट हो गया 7000 माइनस एक्स। तो इस केस में इक्वेशन लगेगी x इंटू 1.25y, ठीक है, और इंटू 4 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा अपने पास 700 माइनस एक्स, ठीक है। तो दो इक्वेशन बन गई। तो हम क्या करते हैं, दोनों को अगर आपस में डिवाइड करते हैं तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ हम क्या करते हैं, एक्स वाई को, इसमें हम एक्स वाई निकालेंगे, अगर एक्स वाई जो आ गया वो आएगा 2566 माइनस एक्स, ठीक है। और इस केस में जो है ये आ जाएगा एक्स जो आएगा, एक्स वाई जो आएगा वो आएगा 25, 1.25 डिवाइड बाय 25, 25 बाय 1.25, 25 25 0.05, 20, आई थिंक 20 सही है, 1.25 20, 25, ठीक है। तो 27 माइनस एक्स, ठीक है, दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो आई थिंक एक्स यहाँ से आ जाएगा अपने पास, अपने को एक्स ही चाहिए। तो 25 जो है 25,6600 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27,000 माइनस एक्स। तो इसको काट दिया हमने 5 और 4, है ना, मल्टीप्लाई किया 30 और 33, ठीक है, माइनस 5x इज इक्वल टू 28,000 माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 28,000 उधर लेके जाएंगे तो 5,000, और 5x को उधर लेके जाएंगे तो x, ठीक है, 5,000 आ गया। तो मुझे ध्यान में नहीं आया, मतलब मुझे काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगा उस टाइम पे, तो मैंने तो तुरंत पुट करके निकाला, तो काफ़ी मेहनत लगी मुझे इस क्वेश्चन में, ठीक है, जब कितना मुश्किल क्वेश्चन था नहीं है, मुझे बहुत टाइम लगा, बिल्कुल एंड में किया मैंने क्वेश्चन। ये फिर वही इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये मैंने अटेम्प्ट इन किया, इसका बी आंसर है, ठीक है। इंग्लिश क्वेश्चन में छेड़ता नहीं ज़्यादा। इन ए कंपनी ABC लिमिटेड ए सर्टेन नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कैन डेवलप ए डिजाइन इन 40 डेज, ठीक है। मान लो कि एक्स इंजीनियरिंग है जो 40 दिन में काम करते हैं, कोई काम पूरा करते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि अगर हम 5 इंजीनियरिंग और लगा दें तो वो काम 30 दिन में कम करते हैं, मतलब x+5 अगर लोग काम कर रहे हैं तो वही काम 10 दिन कम, मतलब 30 डेज में कर देंगे। तो हाउ मेनी इंजीनियरिंग्स वर देयर इन बिगिनिंग, पहले कितने थे, बाद में कितने हुए, ठीक है। तो अगर हम देखें कि x लोग हैं वो 40 दिन काम करते हैं, ठीक है, तो टोटल काम कितना करेंगे, 40 इंटू एक्स, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि कोई इंजीनियर एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। जैसे ऐसे मान लो कि कोई इंजीनियर जो एक दिन में एक इंजीनियर y अमाउंट ऑफ काम करता है, तो एक दिन में जो है x इंजीनियरिंग एक दिन में कितने काम करेंगे, x इंटू वाई अमाउंट काम करेंगे, और वही 40 दिन में कितना काम कर देंगे, 40xy, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह जो x+5 इंजीनियर है वो x+5 इंटू वाई काम करेंगे एक दिन में, वो 30 दिन में करेंगे x+5 इंटू वाई अमाउंट, ठीक है। तो वाई कैंसिल, कोई मतलब नहीं था इसको करने का, ठीक है। तो 40x इज इक्वल टू 30x प्लस 150, 10x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 15, ठीक है। पहले 15 लोग थे, 40 दिन में काम कर रहे थे, बाद में 5 और बढ़ा दिया, 20 हो गए, तो 20 लोग 30 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंग्लिश का आ गया, इसको मैंने छेड़ा और सही हुआ। ये बोलता है कि द अनटाइमली लॉस ऑफ लाइफ इज कॉज ऑफ सीरियस ग्लोबल कंसर्न एज थाउजेंड ऑफ पीपल गेट किल्ड डैश, ठीक है, एवरी ईयर व्हाइल मैनी अदर्स डाई डैश डिसीज लाइक कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कैंसर। तो इसका आंसर ए डाला मैंने, ए सही है। इन एक्सीडेंट आता है और ऑफ डिसीज आता है, ठीक है, डाई ऑफ दिस, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने काफी अजीब तरीके से किया, इसका आंसर सी है, बट मैंने इसका आसान तरीका निकाला है। देखो, जो लोग
17257 है, ठीक है। तो ये देखो, अगर हम देखें कि log जो है 17289 जो है, ये किसके इक्वल होगा? log बेस 17 की पावर 2 इज इक्वल टू 2। तो log जो बेस 17 289 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो है ये लेस देन 2 होगा, ठीक है। ये इससे कम है, ये log बेस 275 लेस देन होगा 289, जो 2 के इक्वल है, इसका मतलब 2 से कम होगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर मैं बात करूं log बेस 19375 की, तो उसका मैं 19 का स्क्वायर देखूं 361 जो है वो आएगा log बेस 19 का स्क्वायर, ये आएगा 2। तो मतलब ये क्या है, log 375 जो है log 361 से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये 2 से कम है, ये 2 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सी, ठीक है। मैंने बहुत खराब तरीके से किया बट मेरा आंसर सही आ गया कोइंसिडेंटली, बट सही तरीका ये है, ठीक है। मैंने अभी सोचा है। ये क्वेश्चन गलत है मेरा। इसमें कुछ कॉम्बिनेशन अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई क्या कॉम्बिनेशन है। इसका आंसर इन्होंने दिया है, मैंने बी लगाया था, बट मैंने बी लगाया था, इन्होंने आंसर सी दिया आंसर की में। वो मुझे भी नहीं पता कैसे दिया। तो अगर मैंने इसका बनाया था 15 इंटू 6 90 माइनस 15 5 इंटू 10, तो यहाँ से 80 बनना है। बीच वाला नहीं समझ आया कि कैसे क्या बनना है, तो मेरे को अभी तक नहीं आया। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, 18 इंटू 2 36, 7 इंटू 21 तो 15, तो ऐसे इस हिसाब से मैंने कर दिया था। बट इसका आंसर 55 है। 55 कैसे बन रहा है ये तो ध्यान में नहीं है। आई थिंक 60 15 15 5 60 6 चौका 24 12 माइनस 60 24 नहीं, किसी भी तरीके से आई थिंक 16 चौका 24 18 36 और 21, अगर ये नेगेटिव कर रहे हैं और इसको ऐड कर रहे हैं 55, इसको नेगेटिव माइनस कर रहे हैं 4, नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन पता नहीं है, कुछ आंसर मिले तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर सी दिया है, मैंने बी लगाया था, गलत है मेरा। और सी कैसे बन रहा है ये मुझे भी नहीं पता अभी। और तो बोलता है इफ ए न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2, कोई फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, उसका न्यूमिनेटर अगर हम 2 बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को 1 कम कर दे तो 2/3 बन जाता है। मतलब x प्लस 2 करेंगे और y माइनस 1 करेंगे, वो 2/3 बन जाएगा, ठीक है जी। और फिर क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दे 1 से, मतलब x प्लस 1 कर दें अगर हम, और डिनोमिनेटर को 2 से इंक्रीज कर दे प्लस 2 कर दे, तो वो बन जाता है 1/3, ठीक है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, एक तो यार ये डायरेक्ट कर सकते हो आई थिंक कि बस इंक्रीज वगैरह करके देख लो, अगर प्रॉपर करना है तो फिर प्रॉपर इक्वेशन बना के कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इससे बनेगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 3 6 माइनस 8, ठीक है। इसकी इक्वेशन बनेगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, है ना। तो इन दोनों को मैं माइनस कर देता तो आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -7, ठीक है। y आ जाएगा 7, y 7 आएगा तो सही है, y7 आएगा तो x यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 7 इज इक्वल टू -1, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2/7 आ गया। तो इसको चेक, अच्छा है कि चेक कर लो, 2/7 है, तो ये बोला 2 अगर हम ऐड कर दूं 4 कर दूं और डिनोमिनेटर से एक माइनस कर दूं, मतलब 6 कर दूं, तो 2/3 बन रहा है, सही है। फिर ये बोला है कि आप डिनोमिनेटर में एक ऐड करो, मतलब 2 + 3 कर दो, 2 + 1 3 कर दो, और डिनोमिनेटर 2 ऐड कर दो, मतलब 7 + 2 9, तो ये 1/3 बनेगा, बन रहा है, ठीक है। तो सही आंसर। फिर एक सीरीज का क्वेश्चन है,
सीरीज में क्या है, डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो ये देखो 5 और 11 के बीच में डिफरेंस है 6, 11 और 29 के बीच में डिफरेंस है 18, और यहाँ पे डिफरेंस है 454। तो अगर देखो कि डिफरेंस जो है वो 3 गुना बढ़ रहा है। देखो पहले 6 डिफरेंस था, 6 into 3 18, 18 into 3 54। तो यहाँ पे देखो 54 into 3, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो है 2 और 14 6 162। तो ये भी आई थिंक 4 3 12 और 5 15, ये भी ठीक है, ये भी 3 गुना है। यहाँ पे भी 3 गुना डिफरेंस आना चाहिए, 0 2 5। यहाँ पे 3 गुना नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे दिक्कत होगी कि 162 का जो 3 गुना होगा वो होगा 6 6 18 और 3 6 6 18 1 3 1 3 486। क्या 486 का डिफरेंस आना चाहिए था। एक मिनट, सही किया मैंने। ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस देखो 486 का डिफरेंस आता तो 245 की नेक्स्ट टर्म होती 486 1 3 और 731। ठीक है, यहाँ पे 731 होता। तो फिर देखते हैं कि सही हो रहा है अपना। 731 और 189 में डिफरेंस है 8 5 8 5 1 4 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये 486 का जो है इसका 3 गुना है। 486 का देख लेते हैं, डिफरेंस का 3 गुना है। 6 3 18 आंसर है 1, 8 3 24 25, 2 4 3 12 2 14। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये टर्म गलत है, यहाँ पे 765 नहीं आना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि फर्स्ट बैग कंटेन्स 5 वाइट। तो कोई बैग है उसमें 5 वाइट है और 4 ब्लैक है बॉल्स। ठीक है, सेकंड बैग जो है उसमें जो है वो है 7 वाइट है और 9 ब्लैक है, ये भी ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले एक बॉल जो है वो ट्रांसफर की है फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में, फिर उसके बाद सेकंड बैग से बॉल निकाली। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाली वाइट होगी। ठीक है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि हमने व्हाइट बॉल डाली है, हमने जो बॉल निकाली फर्स्ट बैग से व्हाइट थी। तो अगर हमने व्हाइट बॉल निकाली होगी तो फर्स्ट बैग में बची 4 व्हाइट और 4 ब्लैक, और सेकंड में आ गई 8 व्हाइट 9 ब्लैक, है ना, ये तो उतनी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमने क्या किया, फर्स्ट बैग में व्हाइट ब्लैक बॉल निकली, मतलब 5 व्हाइट 3 ब्लैक रह गई, और सेकंड में क्या हुआ, ब्लैक एक ज्यादा हो गई। ठीक है, तो अब ये बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट बॉल निकली है सेकंड बैग से। तो देखो और वाला आ गया, तो ये केस होगा या ये होगा। तो पहले में देखिए, अगर हमने व्हाइट बॉल ट्रांसफर की है तो सबसे पहले तो बैग 1 से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 5/9। ठीक है, इनटू, और हमने व्हाइट बॉल फर्स्ट बैग से सेकंड बॉल में ट्रांसफर की, उसकी प्रोबेबिलिटी ले ली। उसके बाद जब ट्रांसफर हो गया तब सेकंड में 8 व्हाइट बॉल है 9 ब्लैक बॉल है, तो इसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी की 8/17। और क्या हो सकता है कि हमने ब्लैक बॉल निकाली फर्स्ट बैग में और सेकंड बैग में डाल दी, तो फर्स्ट में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 4/9 इनटू ब्लैक बॉल निकालने के बाद तो सेकंड में 10 ब्लैक बॉल होगी 7 व्हाइट। अब इसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 7/17। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 into 17 40 plus 28 is equal to 68/9 into 17, 7 into 4 4/9। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ द रूम इन रेशियो 3:1। तो लेंथ है 3x, ब्रेड्थ है 2x, हाइट है x। ठीक है, ये रेशियो होगी, और वॉल्यूम जो है इतनी है। वॉल्यूम के लिए करेंगे 3 into 2 into 1 x क्यूब, ना, ये होगी वॉल्यूम, होगी 1296
तो एक्स क्यूब किसके इक्वल आ गया 1296 डिवाइड बाय 6, तो आ जाएगा 216 है ना एक्स क्यूब, तो एक्स आ जाएगा अपने पास 6। ठीक है, तो अभी पूछा ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ क्या है 2x, 2x मतलब 6 इंटू 12। ठीक है, तो बोला कि आउट ऑफ 13 एप्लीकेंट्स ऑफ ए जॉब, फॉर ए जॉब देयर आर 5 वुमेन 8 मैन। ठीक है, 5 वुमेन है और 8 मैन है, तो 2 पर्सन आर टू बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब, 2 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द सिलेक्टेड पर्सन विल बी ए वुमेन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 2 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, कि ये फाइंड करो कि एटलीस्ट एक वुमेन है, तो एक वुमेन हो, मिनिमम एक वुमेन तो होनी चाहिए, एक वुमेन हो जब मैन हो ये हो सकता है, दूसरा दोनों ही वुमन हो, एटलीस्ट बोला ना, तो एक हो या 2 हो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम केस क्या बनेगी, केस बनेगी कि दोनों मैन है, ये एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि एक वुमेन है एक मैन है, और तीसरी पॉसिबिलिटी है दोनों ही वुमेन है। हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों मैन होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर दोनों ही मैन सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 8C2, हमें 8 में से डिजायरेबल केस क्या होगी, 8 में से 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, हम ओनली मैन सेलेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल हम क्या है कि सारे केसेस क्या है कि 13 में हम 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 13 इंटू 12 डिवाइड बाय 2 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 3 है ना, 14/39। ठीक है, 14/39 आया, ये प्रोबेबिलिटी आई, ओनली हम दोनों मैन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 मतलब इसकी फाइंड कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 25/13। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है कि एरोप्लेन एट एन altitude of 3000 मीटर ऑब्जर्व एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द 2 बैंक इतना और इतना एंगल कर रहे। देखो क्या है, एक कोई नदी होगी, इसको रब कर देता हूं, तो इसकी एक हाइट पे, कुछ हाइट पे एरोप्लेन है। ठीक है, ये हाइट है 3000, तो ये बोलता है कि दोनों कोनों पे, एक पे तो 45 का एंगल बना रहा है, एक पे बोले 60 का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये बोला है कि विड्थ फाइंड करो, मतलब ये चीज फाइंड करनी है रिवर की। ठीक है, ये एरोप्लेन है यहाँ पे, तो पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लें टैन लगा के। टैन ये इसको मैं h मान लेता हूँ, हाइट इसको a इसको b, जो टैन 45 आएगा ये आएगा परपेंडिकुलर ऑन बेस, मतलब h बाय a, h कितना है 3000 बाय a, टैन 45 होता है 1, तो a आ गया 3000। ठीक है, 3000 आएगा, ये 3000 आ गया। उसके बाद जो टैन 60 है वो आ जाएगा टैन 60 आ जाएगा h बाय b, तो h बाय b जो आ गया वो आ जाएगा मतलब 3000 बाय b, टैन 60 होता है √3। ठीक है, तो b आ गया अपने पास 3000 बाय √3। देखो इसमें अप्रोक्सीमेट लेना है, जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1000 इंटू √3। ठीक है, 3/√3 3 आ गया, √3 आ गया, √3 होता है 1.73, तो ये आएगा 1730 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 1730, तो दोनों को ऐड कर दो 4730। ठीक है, फिर लास्ट के 3 क्वेश्चन इंग्लिश में। इसमें मैंने ये किया, इसमें था कि इडियम है एक तरह का कि टू स्मेल ए रैट। ठीक है, तो इसका आंसर है टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग।
ठीक है। ईडियम मतलब फिर मेरे हिसाब से ये था कि जो ईडियम में चीज बोली होती है ना, वो एग्जैक्टली कुछ उसके रिलेटेड तो नहीं होता, कुछ और ही मीनिंग होता है उसका। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, तो उसको कोई मतलब ये नहीं है कि भैंस है या बीन बजा रहे हैं। उससे देखो, टू स्मेल ए रैट, तुम्हें रैट और स्मेल से कोई लेना देना नहीं है इसका, कुछ और ही चीज होगी। ठीक है, प्लेग रैट से रिलेटेड है, इसको कैंसिल कर दिया मैंने। बैड स्मेल या बैड मूड, ठीक है, तो ये बचा कि टू स्मेल ए रैट का मतलब कुछ गलत आसपास हो रहा है, सस्पेक्ट जो है फाउल डीलिंग, वो सस्पेक्ट करना। ठीक है, और ये तो मैंने छेड़े नहीं है 41 42। इसका जो आंसर है 41 का है, सी दिया इन्होंने। ठीक है, इंटीमेट क्लोज एंड क्लोज पैरेंथेसिस, और 42 का भी सी। ठीक है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये था। और इसमें से अगर देखा जाए, मैंने एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वो भी ये वाला, वो भी इसके बारे में भी श्योर नहीं हूँ कि हो सकता है कि डेटा ही रॉन्ग हो, जो हो सकता है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट 42 में से मैंने 38 अटेम्प्ट किए। 38 में से 37 ठीक है, वो जो एक क्वेश्चन में वो गलत है, मतलब 25, तो 36.75। ठीक है, तो इसमें कुछ अभी आंसर किए, ये ऑब्जेक्शन का भी आया, तो ऑब्जेक्शन आई थिंक इसमें तो कुछ नहीं बनना, वो वाले क्वेश्चन छोड़ के अगर डालना है तो डाल सकते हो। तो बाकी ठीक है, तो कुछ और हो तो कमेंट करना। ठीक है, अगर वीडियो सही लगा हो, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।